ऑल माय लीडर्स, माय अपलाइंस, माय फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और स्पेशली थैंक यू जाता है हमारे अजय सर को कि लगातार सिखाने के बाद उन्होंने हम लोगों के टेस्ट लेना भी शुरू कर दिया है कि भाई अब एग्जामिनेशन सेशन है ये हम लोगों के, बेसिकली कि हम लोगों ने क्या सीखा। और हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज के लिए, तो थैंक यू सर। एंड सबसे पहले थैंक यू करेंगे हम अपने ग्रेट अपलाइन पांडे सर को, जिन्होंने ये पैनल हमें दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी वुड लाइक टू से थैंक यू सफी सर, जो हमें लगातार कनेक्ट किए हुए हैं, लगातार सिखा रहे हैं। तो अब उन्होंने और अजय सर ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि जो हमने सिखाया है इसको हम लोग अपनी सीखी हुई चीजों को आगे कन्वे करें। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे लगातार धैर्य के साथ बने हुए हैं। तो मैं फिर से लाइन यही कहूंगी कि इससे पहले जो सेशन था, मतलब लाजवाब सेशन था, मतलब जबरदस्त। मैंने ज्योति मैम के और भी सेशन अटेंड किए हैं, बट कहते हैं ना कि इससे पहले सर ने चला रखा था जो स्लाइड, उसमें वहां पे वो बोल रहे थे ना कि आप पर डे अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ये चेक करना है। तो हमारे अपलाइन बैठे हैं आपका चेकिंग बताने के लिए। मेरा तो कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी मैं आपसे मैम कहूंगी कि आज का सेशन था, बहुत बेहतरीन सेशन था। जो लाइन मैंने पहले बोली थी फिर रिपीट करूंगी, दैट वाज द सेशन। कि मतलब उसका जो आपका जो फ्लो था, आपका जो बताने का तरीका था, आपका जो स्लाइड्स था, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में जितने लोग भी थे कि वो अपनी पलके भी झपका रहे होंगे, है ना, इतना कंसंट्रेट होके हम सुन पा रहे थे। तो दैट वाज द ऑसम सेशन मैम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आगे के लिए भी जो पैनल पे हैं, मतलब जो मुझे लगता है कि इसके बाद वाला जो एलडीपी सेशन होता है, एलडीपी तो एलडीपी है, मतलब हम अपनी शेयरिंग करते हैं या कुछ और बताना चाहते हैं, तो उसको तो हम प्लस माइनस कर ही सकते हैं ना, उसमें तो अपनी जस्ट शेयरिंग है। तो जो ये ओपीपी सेशन है ये हमारा अपना सेशन है, हमारा लर्निंग का सेशन है। तो ये अगर टाइम टेकिंग हो जाता है, जो मेरा पर्सनल मुझे लग रहा है कि वो टाइम टेकिंग होना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारा गेस्ट होगा या जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो डेफिनेटली इस पैनल में नहीं जुड़ रहे हैं, वो तो अपने काम को कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हमने तो ये सेशन, जैसा कि सर ने जिम्मेदारी ली है हमें सीखने और सिखाने की, तो जितना शिद्दत से सिखाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो टाइम टेकिंग होना चाहिए। और सो थैंक यू ज्योति मैम। अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ से। तो अब इसको एलडीपी सेशन ना करके हम शेयरिंग सेशन ही रखते हैं। शेयरिंग सेशन इन द सेंस, जो अभी तक हमने कहीं ना कहीं से अपने अपलाइंस से सीखा है, समझा है, अपने काम को करके समझा है, इसको हम शेयर करते हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि सर ने पूछा था, तो हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज हार्मोनल डिसबैलेंस। इस टॉपिक को लेने का मेरा रीजन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि मैं हर जगह जब वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो हार्मोन का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सभी को आ रहा है। हम वेलनेस के सेक्टर में हैं, जो अभी उस दिन सर ने भी क्लियर किया था कि हमें इलनेस पे काम नहीं करना है बहुत ज्यादा, हम वेलनेस के सेक्टर में हैं तो हमें वेलनेस पे काम करना है। तो वेलनेस पे काम करने के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि जो बीमारियां हो गई, जैसे हम जब नए नए आते हैं ना, जब हम बिल्कुल नए आते हैं यहाँ पे फील्ड में, तो हम ध्यान देने लगते हैं कि अच्छा इसमें टी पॉली है तो ये करता है, जिमनिमा है तो ये करता है, ओमेगा है तो ये करता है, यानी हमारा हमारे बताने के तरीके में गड़बड़ है, ये पता नहीं। जो नया गेस्ट आता है उसको ये लगता है हम सीधे सीधे हमें बीमारियों पे काम करना है। वो कोशिश करता है हम एक डायबिटीज वाले पेशेंट को ढूंढे कि हम उसको जिमनिमा बता दें, हम एक कार्डियो वाले पेशेंट को ढूंढे कि हम जो है उसको बता देते हैं, ओमेगा बता देते हैं। ऐसा नहीं है। करना क्या है बेसिकली, हम यहाँ पे किसी को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हम इस ये डिस्क्लेमर दे के चलना है कि किसी को क्लेम नहीं करना है। हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं, हम जो दे रहे हैं वो मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है, वो न्यूट्रिशंस हैं। तो हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल आपका डैमेज जो है या उनकी जो कमियां हैं उसकी वजह से होती है। तो जब हम न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं या न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं हमारी बॉडी में किसी को भी, तो बीमारियां अपने आप से क्योर होने लगती हैं। ये हमें ध्यान रखना है खुद भी, और हमारे आने वाले हम जिनको भी अपने साथ बिजनेस में एड ऑन कर रहे हैं उनको भी ये बताना, फोर्सफुली बताना है, क्योंकि पता नहीं क्यों हम लोग बताते हैं में गड़बड़ करते हैं, कुछ भी हम लोग इलनेस की तरफ चले जा रहे हैं। इलनेस पे हमें काम ही नहीं करना। जो स्लाइड मैम दिखाते हैं हम लोग ओपीपी में, उसमें हम सीधा स्लाइड दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग को काम क्या करना है, 80% लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। उन पर हमें वेलनेस पे काम करना है। 15% लोग जो है वो ऑलरेडी बीमार हैं, इल हैं, सिक हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं,
उनको ठीक करने का काम डॉक्टर्स का है, वो उनको करने दीजिए, उसपे हमें नहीं करना। 5% को हम लोग पहले भी कहते हैं कि वो लोग पहले से ही ठीक है। अब वो 5% कौन से लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी डायटीशियंस हैं, जो अपनी डाइट को पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ों को ऑलरेडी समझ रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो 4-4 डायटीशियन एंड ऑल को हायर कर रखा है। तो वो 5% है, उन पे हमें काम नहीं करना। 15% जो इल हैं, बीमार हैं, सिक हैं, डॉक्टर्स के पास है, डॉक्टर्स का काम है, वो डॉक्टर्स को करने दीजिए, उसपे भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमको काम करने की ज़रूरत है 80% जो है, 80% लोगों पे हमें वर्क करना है। तो सीधी-सी समझने वाली बात है कि हमारे पास वैसे भी ज़्यादा लोग हैं। अब बात आती है कि हम आज के टॉपिक पे लौट के आएँ कि हार्मोनल डिसबैलेंस। तो हमें देने की बात समझने की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले हार्मोनल डिसबैलेंस को समझेंगे, उसके साइन एंड सिम्पटम क्या होते हैं। पहले तो साइन एंड सिम्पटम, हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस की है। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, उनके हमें कैसे चेक करें कि वो हार्मोन्स का उनके साथ इश्यू है या नहीं है। सबसे पहले हमें बाकी चीज़ें तो एक्यू से चेक कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें देखनी है सामने से। उनमें से क्या है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट गेन या बहुत ज़्यादा वेट लॉस के बारे में बात कर रहा है कि सर हमने कुछ भी नहीं किया अपने लिए फिर भी हमारा वेट सडनली लॉस हुआ जा रहा है, या सर हम ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं, हमारा डाइट ठीक है, रूटीन ठीक है, फिर भी हम वेट गेन कर रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस। सेकंड नंबर पे आता है एक्स्ट्रा फटीग फील कर रहा है। अब देखिए कोई किसी का काम ही अगर फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है कि वो 1.5 घंटे चल के जा रहा है, 2 घंटे चल के आ रहा है, फिर जैसे टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा देर खड़े होके पढ़ाते हैं। मुझे मतलब मैं सबसे ज़्यादा अगर प्रणाम करने के मूड में रहती हूँ, अभी फिलहाल मैं बच्चों के जब टीचर्स के बारे में जब भी सोचती हूँ तो लगता है कि रोज़ जाके एक बार मैं उनको प्रणाम करके आऊँ कि भाई कितना एफर्ट करते हैं। हम सुबह उठते हैं, बच्चों का लंच बनाते हैं और उनको भेज के फिर हम सो जाते हैं थोड़ी देर। टीचर्स भी तो उसी समय उठते होंगे, उनके भी बच्चे होते हैं, वो सब करते हैं, फिर वो पढ़ाने जाते हैं, फिर छुट्टी हो के वो कॉपी भी चेक करना, रिजल्ट बनाना, भगवान कितना काम है। अगर वो लोग फटीग की कंप्लेन करते हैं तो एक लिमिट तक उनके अंदर थकान होना जायज़ है। इसके बाद अगर कोई कंप्लेन कर रहा है जिसका कोई ऐसा फिजिकल वर्क नहीं है और वो फटीग की कंप्लेन, थकान की कंप्लेन कर रहा है, दैट इज़ द हार्मोनल डिसबैलेंस। कॉन्स्टिपेशन भी उसमें आता है पर वो कोरिलेट होके आता है। इसके बाद आता है अगर नमनेस और टिंगलिंग टिंगलिंग की बात करते हैं ना, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी को है, वहाँ भी हार्मोन डिसबैलेंस। कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक लिमिट से ज़्यादा अप डाउन होना, वहाँ भी डिसबैलेंस है। डिप्रेशन की फीलिंग, थायराइड, स्लीप डिसऑर्डर, मेमोरी, ये सब साइन एंड सिम्पटम है हार्मोनल डिसबैलेंस की बॉडी में। ये सभी तभी होता है। अगर हम डायरेक्ट बात करें ना तो न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी में नहीं पहुँच रहे हैं, इन सब की वजह से भी है। टोटली ये सब आपस में कोरिलेट हैं। एक सर्किल के माध्यम से सभी आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब आता है कि हार्मोनल साइन एंड सिम्पटम तो हमें दिख रहे हैं कि ये चीज़ें अगर हमें पता चलती हैं, तो डिसबैलेंस हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है? फिर बात आती है कि इसके रीज़न क्या हैं? रीज़न क्या है? अगर किसी भी पेशेंट को किसी तरह की हार्मोन्स थेरेपी चल रही है। हार्मोन्स थेरेपी क्या है? हार्मोन्स थेरेपी ये है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है, मतलब जो जिसकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया और वो कंप्लेन कर रहा है कंसीव नहीं कर पा रहा है, आगे चला गया। तब जो ट्रीटमेंट चलता है वो भी हार्मोन्स का ही ट्रीटमेंट होता है। थायराइड जिसको हो गई वो भी जो खाते हैं ना साइड बाय साइड, वो भी हार्मोन्स के ही होता है, वो भी ट्रीटमेंट हार्मोन्स का ही चलता है। कई थेरेपीज़ हैं हार्मोन्स की जो चल रही हैं, तो उसकी वजह से भी डिसबैलेंस होना कॉमन सी बात है। किसी तरह की मेडिसिन्स चल रही हैं, अगर किसी की अलग-अलग तरह की मेडिसिन्स चल रही हैं, कई मेडिसिन्स में भी हार्मोन ट्रीटमेंट चलता है, तो वो भी हो गया। कई लोगों की ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर भी हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैंने पढ़ा है। इसको किसी आगे दिन किया जाएगा। इसके बाद आता है किसी तरह की इंजरी एंड ट्रॉमा अगर किसी को हुआ है, वहाँ भी अगर देखा जाए तो हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है। डायबिटीज़ में भी आपको पता है जब आपका पैनक्रियाज़ है, वो भी आपका एक हार्मोन है। ये अलग-अलग बहुत बड़े-बड़े टॉपिक हैं बात करने के लिए। आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं वो है कि मिल्क प्रोडक्शन पे। मिल्क प्रोडक्शन भी हमारे हार्मोन्स को कितनी बुरी तरह से इफेक्ट करता है, ये बात आज मैं अपने टॉपिक में कवर करूंगी। तो अब हम चलते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन अगर कहूँ आज की डेट पे कि हमें दूध पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। मुझे भी लगा था जब फर्स्ट टाइम मैंने ये टॉपिक किसी से बात किया था, जब मुझे एक डायटीशियन के साथ मेरी बात हुई थी। हम उनको अपना प्रोग्राम समझाने गए थे। तो होता है ना कि हम मतलब बीच-बीच में हमारा एलडीपी सेशन भी है, तो हम एलडीपी के थ्रू चल रहे हैं। जब हम उन्हें अपना प्रोग्राम समझाने गए थे, तो क्योंकि वो डायटीशियन थी, मेरी नज़र में ये था कि उनके पास तो लॉट्स ऑफ पेशेंट आते हैं, हम वेलनेस पे काम करते हैं, तो हम मैम को फीस दे के गए थे कि मैम अपने लिए डाइट सेट करवाने आए हैं हम।
किसी से मिलने, अब टीचर से मिलने के लिए आप सीधे तो चले नहीं जाएँगे। हमने जो रूल अपनाया हुआ है कि भई हम पेटीएम के अलावा हमें अपने बच्चों की चीज़ें लिख के रखते हैं कि हमें इसलिए मैथ की टीचर से मिलना है, इसलिए इंग्लिश की टीचर से मिलना है, इसलिए हिंदी की टीचर से मिलना है। मिलना हमें होता है बच्चों के लिए, पर हम जाते हैं उनको भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि कहाँ आपकी वॉइस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा माइक तो अनम्यूट है। अब आ रही है ठीक मैम आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। गए तो उन्होंने हमें बताया कि आज की डेट पे हमें मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग मिल्क, हमें नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या शेयरिंग की उन्होंने, वो हम आपके साथ कर रहे हैं आज। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो कहते हैं कि बच्चों को, जब बच्चा हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको मिल्क के लिए कहते हैं हम लोग 6 मंथ के लिए कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाओ। आपने हर जगह सुना है, पढ़ा है, लिखा है, हर जगह लिखा रहता है ना कि 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक बेसिकली उसको जिन-जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो-जो उसको चाहिए होता है, वो एक माँ के दूध में होता है। अब चाहे वो फीमेल, हम लोग यहाँ बात करें अपने मानव जाति के लिए या पशु के लिए, ठीक है? वो सेम एप्लाई होता है, ईश्वर का ऐसा संरचना है कि वो उस बच्चे को जितना चाहिए होता है, वो उसको माँ के थ्रू मिल जाता है। इसीलिए 6 महीने की बात करते हैं। 6 महीने के बाद हम कहने लगते हैं बच्चों को, हम लोग अदर फूड्स से उनका इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर देते हैं, दाल के पानी से, दलिया से, ये वो। तो क्यों ऐसा करते हैं? वो उसका रीज़न ये होता है कि उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, जो उसकी नीड होती है उसके हिसाब से उस मिल्क में उसको नहीं मिलने वाला होता है, इसलिए हम उसको अलग से इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। तो एक वेस्ट तो यहीं से शुरू हो गया था मिल्क का। अब हम बात कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का जो प्रोडक्ट है वो हमें कंज़्यूम क्यों नहीं करना है? देखिए, आप लोग गूगल करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कितना, मतलब एनिमल, हम लोग के पास जो दूध आता है वो एनिमल का ही होता है ना, गाय भैंस का ही तो होता है। तो जो रेशियो निकल के आता है गाय भैंस जो इंडिया में अवेलेबल है, उससे कम से कम 8 गुना ऊपर दूध की खपत है हमारे भारत में। तो भाई सोचने की बात ये है कि जो चीज़ इतनी है और उसकी खपत इतनी है, तो बिल्कुल सीधा फंडा है कि उसके बाद का जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, वो रॉन्ग चीज़ आ रही है। जैसे मैडम ने अभी स्लाइड शो किया था, उसमें एक जगह उन्होंने मेंशन किया था कि दूध आज के लिए ज़हर है या बच्चे पी रहे हैं ज़हर, ये हेडिंग थी। इस हेडिंग के अंदर जाइएगा आप। इस हेडिंग के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ये ज़हर क्यों है। ज़हर इसलिए है कि जब वो है ही उतना, जब जानवर उतने हैं तो लिमिटेड दूध है, हमारे को ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा चाहिए के लिए ह्यूमन, हम लोग को ना ज़्यादा की फितरत, आप लोगों को पता होगा ना, हम लोग बचपन में भी एक स्टोरी सुने थे वो मुर्गी वाली, कि वो सोने का अंडा देती है, फिर उसको ज़्यादा की चाहत हुई थी तो उसने वो जो है ना मुर्गी को कट लगाया था। ये हम लोगों ने सबने सुना हुआ था। तो हमारी ये फितरत है मानव जाति की, हमें हर चीज़ एकदम ज़्यादा चाहिए, इमीडिएट चाहिए। सिस्टम से तो उसको मिल ही रहा था, पर हमें सिस्टम से चलना नहीं है, हमें ज़्यादा चाहिए। इस ज़्यादा के चक्कर में हमने किया क्या है कि पहले तो पहले तो गाय गाय भैंसे ही लिमिटेड है, उसके बाद हमें ज़्यादा दूध, अब जो जिसके यहाँ डेयरी चल रही है, जिसके यहाँ 8 या 10 भैंसे हैं और उनके यहाँ डेयरी चल रही है, उनका जो टोटल लीटर्स का कंजप्शन है, उससे ज़्यादा उन्होंने कस्टमर्स हायर कर रखे हैं। आप अपने आस-पास जाके देखिए। अच्छा, 80% लोग तो पैकेट्स पे हैं, जैसे हम बड़े-बड़े उसकी बात करें तो दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, ये तो गाय-भैंस का दूध लेने कोई जाते नहीं है। इन लोग के यहाँ तो पैकेट ही आता है, तो पैकेट का स्टेटस आप सबको पता है कि पैकेट का स्टेटस क्या है, उसमें ओरिजिनल दूध पहले से नहीं है। कई जगह लिखा है कि अमूल अपने आप का पूरा दिखा रहा था। एक दिन इन्होंने तो नेशनल टीवी पे पूरा अपना दिखाया था कि हम कैसे दूध लाते हैं, गाँव-गाँव से लाते हैं, फिर उसको पास्चराइज़ करके आप तक देते हैं। पर इनका भी अगर आप गूगल करके देखिए कि कितनी इनकी वैन चलती हैं, कितने जगह से ये दूध उठाते हैं और कितना इनका पैकेट्स का सप्लाई है, आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैकेट्स का स्टोरी। पैकेट्स का स्टोरी लगभग सबको क्लियर है। हम बात कर रहे हैं अपने जैसे शहरों की बात, जैसे हम आगरा, मेरठ, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, यहाँ के लोगों की हम बात करें कि ये लोग अभी भी ये कहते हैं कि हम तो दूध सामने से निकलवा के लाते हैं, भैंस का, मतलब डेयरी का, 8 भैंसे हैं उनके यहाँ से लाते हैं। यहाँ पर जो मैंने जो क्लियर किया वो क्या था कि उनके यहाँ पे जो है वहाँ से कस्टमर ज़्यादा हैं, तो वो हमारे सामने दूध बेशक निकाल रहे हैं। उससे पहले वो हर पशु को एक इंजेक्शन देते हैं, जो मेडिकल लाइन से है वो समझ सकते हैं, ऑक्सीटोसिन नाम का। ऑक्सीटोसिन अपने आप में एक हार्मोन है। ये हार्मोन हमारा रिलीज़ होता है नॉर्मली, नेचुरली सारी फीमेल्स में, अगर हम बात करें फीडिंग के दौरान, जिससे कि
जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने की जरूरत पड़ती है तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, बच्चे को दूध मिलता है, ये सीक्वेंस चलता रहता है नेचुरली। जब हम आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं उस पशु को जिससे हमें दूध निकालना है, तो कुछ मात्रा में उसके दूध की मात्रा तो बढ़ ही जाती है, पर पार्शियली इसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उसके दूध में ऑक्सीटोसिन भी आ जाता है। और उस ऑक्सीटोसिन का जो साइड इफेक्ट हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, वो ये है कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी को ये चीज पता चल गया है कि आज की डेट पे बच्चों का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं कहते हैं, अब नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। अब नॉर्मल इन द सेंस बच्चे समय से पहले हमें जवान दिख रहे हैं, बच्चे समय से पहले चीजें उनके अंदर डेवलप हो रही हैं। अगर हम अपने सैनिटरी नैपकिन के बारे में जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें पता है कि पहले के टाइम में हम 17 ईयर्स या 15 ईयर्स पे होता था, ठीक है, मेनार्की जिसे कहते हैं, पीरियड स्टार्ट होना। बट आज की डेट पे आपको पता होना चाहिए कि 11 से 13 ईयर के बीच में हमें लड़कियों का मेनार्की सुनने में मिल रहा है। क्यों? तो हम लोग कहते हैं खान-पान का असर है, खान-पान का असर है। खान-पान में सबसे बड़ा रोल जो आ रहा है वो दूध का आ रहा है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम दूध को रात को मतलब सक्षम जितनी फैमिली है, उनमें रात को दूध पीने का कल्चर अभी भी एज़ इट इज़ है, ठीक है? और जिनके यहाँ रात के दूध का नहीं है, सुबह चाय का कल्चर है उसके यहाँ पे, नहीं तो शाम का कल्चर है। 2 दिन में 2 बार तो चाय का कल्चर है ही है। यानी ना चाहते हुए भी हम लोग दूध का कंज़्यूम कर रहे हैं दूध को, ठीक है? अब ये दूध जिसमें ऑक्सीटोसिन डाल के निकाला गया था, जब वो हमारे पास आता है और जब हम उसको पीना शुरू करते हैं, ऑक्सीटोसिन के साथ-साथ वो उसमें और भी तरह के हार्मोन हमारे बॉडी में जब ज़रूरत से पहले ऑक्सीटोसिन हर फीमेल में रिलीज़ होता है मंथली, ऑक्सीटोसिन और थायराइड की चीज़ों को मिला के वो पीरियड्स का बनना होता है, वो सब चलता है, ठीक है? ज़रूरत से पहले जब हमें मिल जाता है, तो वो जाके हार्मोन डिसबैलेंस करता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स फीमेल्स क्या-क्या झेल रही हैं, उनको जो थायराइड हो रहा है, आपको पता होगा कि किसी भी गरीब परिवार की लेडीज को आप देखेंगे जाके ना, जिसको वहाँ पे खाने-पीने का भी बड़ा माजरा खराब हो, उसको कभी थायराइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको वही दूध, इस तरह की चीज़ें, फ्रूट्स और ये सब मिल ही नहीं रहा। फ्रूट में भी ऑक्सीटोसिन लग रहा है, आपको ये पता है, वेजिटेबल्स में भी ऑक्सीटोसिन लग रहा है। कैसे पता है? कि आप लोग बस ये सुनते हैं ना कि वो लौकी समय से पहले बड़ी हो रही, करेले समय से पहले पकाए जा रहे, जो भी पकाए और बढ़ाए जाने वाला सिम्पटम है, उसको मेडिकली ऑक्सीटोसिन कहते हैं। वो ऑक्सीटोसिन लगा के ही जब बढ़ा दिया जाता है, वो हमारे पास आ जाता है, फ्रेश-फ्रेश दिखता है, बड़ा-बड़ा दिखता है, कोमल-सा दिखता है और हम लोग उसको बहुत साफ-सुथरा समझ के खरीदते हैं और हमारी नज़र में और वो हमको महँगा और मिलता है। सबसे मज़े की बात कि उसको जब खराब कर दिया जाता है, वही चीज़ हम मैगी खरीदते हैं। उसका भी फंडा समझिए, जो अदरक है मार्केट में आपने सुनी थी, जो साफ-साफ अदरक आ रही है, वो तेजाब से धुल के आ रही है। जो साफ-साफ सा एप्पल आ रहा है मार्केट में, वो भी कहीं न कहीं किसी ज़हरीली चीज़ से वॉश होके आ रहा है। और जब वो साफ वाला रखा होता है, एक देसी वाला रखा होता है, हम मार्केट में, मुझे भी नहीं पता था ये सब। हम भी ये गलती करते थे, हमको जो साफ-सुथरा दिख रहा है, वो ज़्यादा साफ-सुथरा है और वो जो चीज़ नॉर्मल से 20-30 रुपए हमें मैगी बताता था और हम खुशी-खुशी ले आते थे। है ना? ले आते थे कि भाई महँगा आया, हमारे दिमाग में था कि महँगा है क्योंकि उसने इस पे वज़न लगाया, मेहनत की, इसलिए महँगा दे रहा है हमको। जबकि वो और खतरनाक करके दे रहा था हमको, ठीक है? तो ये हो गया कि हम जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं, सारे सीज़नल खाइए, क्योंकि सीज़न्स में ये कारस्तानी कर सभी लोग रहे हैं, पर सीज़न्स में थोड़ा कम करते हैं, ठीक? आउट ऑफ सीज़न के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं। दूध की बात करें तो वो बिल्कुल आप समझ लीजिए, जहाँ तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, उसका धीरे-धीरे करके कम करते जाइए, क्योंकि ओरिजिनल दूध हम में से किसी के पास भी नहीं आ रहा है। वही उन्हीं लोगों के आ रहा है जिनके घर में खुद की गाय-भैंस है आज की डेट पे। तो वहाँ पे भी फिर वही अप्लाई हो जाता है। उनको हम कौन-सा खाना खिला रहे हैं? अनाज तो वही आ रहा है ना टोटल, जो हमें भी तो अनाज से बचना है, वही अनाज वहाँ पे आ रहा है। तो दूध वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये बिल्कुल ही मतलब बंद करने वाला है। जब हम इसका गिरा देंगे ना, इनका कस्टमर रेंज कहीं न कहीं तक, कहते हैं ना कि खपत, इसीलिए तो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने खाना शुरू ज़्यादा कर दिया है। हम हर चीज़ में दूध, अभी आपको पता है पनीर, खोया, सब में मिलावट आ रही है। तो अगर हम अपनी डिमांड गिरा देंगे तो धीरे-धीरे हो सकता है इसमें हम कंट्रोल कर पाएँगे, तो दूध ओरिजिनल बाद में मिलने लगे। इसी तरह फूड एंड वेजिटेबल्स का भी होता है। अब आता है हार्मोन, जब इस तरह से हमने डिसबैलेंस किए हुए हैं, अब हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमसे यही हमारे ऊपर क्वेश्चन होता है ना कि हमारी फैमिली हिस्ट्री जब हम लेते हैं, फैमिली में उसको थायराइड किसी को नहीं था, ठीक है? फैमिली में अगर थायराइड जैसे, जबकि थायराइड, डायबिटीज़ और इन सब चीज़ों की बात करें ना, बीपी एंड ऑल की, ये सब हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आना तो संभव था। न्यू जनरेशन को कहाँ से मिल रहा है? तो हमें एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यू जनरेशन को ये सब मिल रहा है हमारे फूड सप्लीमेंट्स से। जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इन सप्लीमेंट्स से ही लोगों को सेपरेट करने की ज़रूरत है हमको कहीं न कहीं। अब हमारे पास जो हैं सप्लीमेंट्स, अब हमारे पास सप्लीमेंट की एक ढेर सारी रेंज है।
अगर हम अपने लिए बात करें कि हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं क्लीन, जो हमने दूध पिया, जब से हमको ये चीजें पता चली हैं, हम भी अब एकदम से दूध हम नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि हाँ, कुछ चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं। हम खुद चाय छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे कोई आया है, तो अब वो होता है ना, सोशल एटमॉस्फेयर हमने ऐसा कर रखा है कि हमने उसको चाय भी नहीं बनाई, तो भी गड़बड़ है। तो धीरे-धीरे हम लोग अपने लिए तो मतलब एटलीस्ट यांस फैमिली के जो आपस में कनेक्टेड लोग हैं, ये तो कल्चर को बदलना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आपस में मिलें तो हम लोग टी पॉली कंज्यूम करें। ज़रूरत ही नहीं है कि हम चाय, बिस्किट, नमकीन ये ढेर करें। मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत तो कहीं न कहीं से करना है। पूरा भारत सुधारने के लिए हम भारत में तो नहीं जंग छेड़ सकते हैं। हम अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं, अपनी फैमिली में शुरुआत कर सकते हैं। घर हमारा सब, जहाँ-जहाँ आप लोग बैठे हैं वो आपका घर है। फैमिली जिन जो अभी हमारे साथ लाइव इंटरैक्ट है, ये हमारी फैमिली है। जब हम आपस में मिलेंगे तो हमारा जो शेयरिंग होना चाहिए, जो हमारे सामने होना चाहिए, वो इसी तरह का होना चाहिए। इसके बाद हमें फ़ोकस्ड होना चाहिए, जो-जो चीज़ें हमें पता चल गई, इस तरह का हार्मोन डिसबैलेंस हमने भी तो किया ना अपनी बॉडी में। तो हमें अपनी खुद की टी पॉली के बारे में, जैसे मैम ने अभी बताया था, 23 टाइप के कैंसर्स पे ये वर्क करता है। मेरे को एग्ज़ैक्ट इस तरह से नहीं पता था। तो थैंक यू मैम। तो कैंसर क्या है, आने वाली जनरेशन में ना कैंसर भी इसी तरह से फैलने वाला है जैसे डायबिटीज। इसका भी बहुत बड़ा सेशन है। जैसे डायबिटीज हो गया ना, हर दूसरे तीसरे बंदे को डायबिटीज है, हम भारत में नंबर 1 हो गए डायबिटीज में, इसी तरह से कैंसर की भी सिचुएशन आने वाली है। क्यों आने वाली है? ये खाते पीते हम जो हैं। तो हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग तो सेफ रहें। हम लोग अपनी बात को लोगों से भी शेयर करते रहेंगे, लगातार शेयर करते रहिए, तो हम लोग और लोगों को भी बचाएँगे। लेकिन टी पॉली का कंजप्शन, ओपीसी का कम कंजप्शन, ये हमें खुद को करना है। दूसरी लाइन मुझे बोलनी थी, जो मैंने शुरू में बोली थी कि जिमनिमा देखते ही, जिमनिमा की बाइल उठाते ही हमें ध्यान आता है किसको डायबिटीज़ है। अरे जिसको है उसको बाद में देखना है, पहले खुद को क्योर करना है। जैसे हमारी जिमनिमा के बारे में हमारे अप्लायंस बता चुके थे कि इसके बहुत सारे रोल हैं। डायबिटीज़ पे वर्क करने में इसको टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो पहले हमें खुद को खा लेना है। हमें अभी हो या ना हो, हम वेलनेस पे वर्क कर रहे हैं, तो जिमनिमा का कंजप्शन हमें पहले कर लेना है। आगे आगे आने वाली बीमारियों से हमें बचाना है। हमको टोटली याद रखना है कि हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं, इलनेस पे नहीं। तो जो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उनका पहले कंजप्शन हमें खुद करना है, अपनी फैमिली को कराना है, उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। धीरे-धीरे करके हम आगे चेंज करेंगे, फिर हमारी जो गैदरिंग होती है, हमारे जो सेशंस होते हैं, वहाँ भी हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। टोटली हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और मैं अपने सेशन को यहाँ पर समाप्त करूँगी और सभी की शेयरिंग का वेट करूँगी। और नाइस, आप लोगों को इतना लाइव देख के, सुन के, जो मैंने तैयारी की थी, बोलने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। एंड थैंक यू ज्योति मैम वन्स अगेन। आपकी जो ओपीपी थी वो बहुत ही शानदार थी। मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। Excellent, excellent, wonderful, great, precious सेशन मैम। marvelous session. Zabardast.